वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 18 जनवरी 2025 और 18 जनवरी 2025 को बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 17 जनवरी 2025 के करेंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका ने जनवरी 2025 में किन 3 भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए? तो बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, IREL और IGCAR पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृति का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है? तो महाकुंभ मेला प्रयागराज में। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 3 नंबर में। भारत ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ कितने रनों से महिला क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो उत्तर हो जाएगा 304 रन से। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हवाई अड्डों पर निर्बाध आव्रजन सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका नाम था फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 5 नंबर। पिक्सल और दिगंतारा ने सैटेलाइट लॉन्च कर किस क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का लक्ष्य रखा है? तो कृषि और रक्षा क्षेत्र में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नाटो ने बाल्टिक सागर क्षेत्र में सुरक्षा के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल्टिक सेंट्री। फिर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 7 नंबर में। तो आईसीसी ने दिसंबर 2024 के लिए किस खिलाड़ी को पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 8 नंबर। सी डॉट और IIT दिल्ली ने 6G के लिए किस तकनीकी विकास पर समझौता किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा THZ सिस्टम पर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 9 नंबर। पहला खो खो विश्व कप कहाँ आयोजित हो रहा है? तो नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 10 नंबर। क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने पुनः चुनाव जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोरान मिलानोविच ने। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुंबई में नौसेना को कितने युद्धपोत समर्पित किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 12 नंबर। CISF के लिए गृह मंत्रालय ने कितनी नई बटालियन बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अजंता वेरूल फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण में किसे लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साई प्राणजपे मरणोपरांत। दोस्तों 18 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वडनगर, वडनगर गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसका डिटेल से हम लोग चर्चा करते हैं। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात राज्य सरकार ने वडनगर में एक अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का अनावरण किया। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने की थी। यह ऐतिहासिक परियोजना 2500 वर्षों से अधिक के इतिहास वाले शहर वडनगर की समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। ठीक है। तो भारत का QS फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में दूसरा स्थान मिला है। ठीक है। चलिए QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरा है और QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स की 4 पैमानों वाली रैंकिंग में भारत कुल मिलाकर के 25वें पायदान पर है। इसके 4 पैमानों में फ्यूचर ऑफ वर्क में भारत दूसरा स्थान पर है। एकेडमिक रेडिनेस में भारत का स्थान 26वां है। स्किल फिट में भारत का स्थान 37वां है और आर्थिक बदलाव में भारत का स्थान कम हुआ था, 40वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे इसके कुल स्कोर 99.1 के स्कोर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक बाद फ्यूचर ऑफ वर्क्स में भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है। चलिए QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स एक क्या है? व्यापक उपकरण है जो मूल्यांकन करता है कि अंतर्राष्ट्रीय नौकरी बाजार की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए देश कितने तैयार है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अभी बात हुई है रैंकिंग का, तो रैंकिंग से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में जो है भारत की रैंकिंग का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे जो चर्चा में रहे हैं। ठीक है। तो चलिए साल 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कम हुई रही, 50वीं। पहले स्थान पर कौन रहा था? सिंगापुर। दूसरा हो गया वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान कम हुआ था, 105वां था। पहले स्थान पर बेलारूस था। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। जनरल वी के सिंह रिटायर को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिजोरम के राज्यपाल के रूप में जनरल वी के सिंह को नियुक्त किया गया है। चलिए मिजोरम। जनरल वी के सिंह ने 16 जनवरी 2025 को मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। ठीक है, उनकी नियुक्ति 24 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की। इससे पहले वो केंद्रीय मंत्री और सेना प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं। इस भूमिका में उन्होंने हरिबाबू कंभमपति का स्थान लिया। दोस्तों यहाँ बात हो रही है राज्यपाल का, तो अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए राज्यपालों के बारे में हम लोग जानते हैं। बिहार के राज्यपाल अभी हाल ही में नियुक्त किए गए मोहम्मद आरिफ खान, और अभी केरल के राज्यपाल के रूप में फागू चौहान को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और यहीं झारखंड के राज्यपाल के रूप में संतोष गंगवार जी को नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 4 नंबर। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नई दिल्ली में। चलिए इसका विषय क्या है? इसका विषय है सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला का सह निर्माण। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में के भारत मंडपम में क्या किया था? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस एक्सपो को भारत में सबसे बड़ा मोबिलिटी इवेंट माना जाता है, जिसमें 34 से अधिक वैश्विक वाहन निर्माता के 100 से अधिक वाहन लॉन्च होने हैं। ठीक है, अब बोल रहा है इस आयोजन का उद्देश्य भारत के बढ़ते ऑटोमोटिव क्षेत्र में इलेक्ट्रिक और टिकाऊ प्रगति को बढ़ावा देना है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। 17 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए जिसका उद्देश्य भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास तक सार्वजनिक पहुंचना बढ़ाना है। तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान ऐप को लॉन्च किया है। यह भारत की रक्षा विरासत के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये संभाला किसने? तो निधि खरे ने। किसने? निधि खरे ने। चलिए डिटेल से देखते हैं। निधि खरे जो है, निधि खरे ने MNRE सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। झारखंड कैडर के 1992 बैच की IAS अधिकारी निधि खरे ने अतिरिक्त पद पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। यहाँ बात हो रही है अभी, यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है अरुणीश चावला। अभी अरुणीश चावला को हाल ही में दीपम का सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर श्री तुहिन कांत पांडे को अभी हाल ही में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, वित्त सचिव या राजस्व सचिव बोलिए। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि रक्षा मंत्रालय ने नौसेना की मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर उत्तर होगा भारत डायनेमिक्स। चलिए इसका हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 70 से अधिक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 2,960 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों अभी इजरायल के साथ विकसित इन मिसाइलों को विभिन्न भारतीय युद्धपोतों पर लगाया जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर स्मारक या लोगों का अनावरण किया है? दोस्तों उत्तर होगा सिंगापुर। चलिए सिंगापुर। चलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगरत्नम का स्वागत किया
और उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, डिजिटलीकरण, कौशल और कनेक्टिविटी जैसे कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। दोनों के मध्य समझौता हुआ। भारत दौरे पर आए सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन ओडिशा 2 दिवसीय यात्रा पर भी पहुंचे हैं। चलिए या दोस्तों, अभी बात हो रही है कि विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष अभी हैं हाल फिलहाल में, तो अभी हाल ही में कौन आने वाले हैं हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे? तो वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 9 नंबर देखेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने किस भारतीय शहर में नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? कुल मिलाकर के यही बोल रहा है, एस जयशंकर और अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने किस भारतीय शहर में नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन जो है यही कल ही बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? बेंगलुरु में। चलिए हम लोग इसका डिटेल से चर्चा करते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को 17 जनवरी 2025 को बेंगलुरु के JW मैरियट होटल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। ठीक है, जयशंकर ने इसमें यह घोषणा की है कि लॉस एंजलिस में भी जल्द ही भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 18 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने लोगों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे? ठीक है, तो आज ही करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए यहाँ पर कितने लोगों को वो स्वामित्व कार्ड वितरित करेंगे? तो 65 लाख। कितने? 65 लाख। चलिए देखते हैं हम लोग इसका डिटेल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 18 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गाँवों में संपत्ति मालिकों को क्या करेंगे? स्वामित्व संपत्ति कार्ड के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। स्वामित्व योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है, अब चलिए स्वामित्व योजना के बारे में हम लोग देखते हैं इसको कब लॉन्च किया है और क्या है इसके बारे में। तो इसका हम लोग डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। स्वामित्व योजना जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर शुरू की गई एक केंद्र सरकार की योजना थी। यह जो इसका नोडल एजेंसी कौन सा है? तो पंचायती राज मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। ठीक है, चलिए बात हो रही है यहाँ पर योजना की। तो हम लोग पिछले मोदी सरकार कार्यकाल में जो केंद्र सरकार की योजना है उसका क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए सबसे पहला स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को, ठीक है, लागू किया। इसकी शुरुआत की गई। 2015 से 2020 तक देश में 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना इसका लक्ष्य था। दूसरा था अमृत योजना, जिसको 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। तीसरा था डिजिटल इंडिया मिशन, जो 2 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, मतलब सभी सरकारी सेवाओं को। चलिए, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 को शुरू की गई। घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना। 5वां हो जाएगा स्वर्ण बॉन्ड योजना। इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 को किया गया था। इसमें क्या था? निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को सोना की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य के अंकित बॉन्ड की बिक्री करना। उदय योजना, इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए। 7वां नंबर देखेंगे स्टार्टअप इंडिया, ये 16 जनवरी 2016 को इसको लॉन्च किया गया था नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए। 8वां देखेंगे सेतु भारतम योजना, 4 मार्च 2016 को इसको लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट चलेंगे स्टैंड अप इंडिया, इसको 5 अप्रैल 2016 की इसकी शुरुआत की गई थी। SC ST तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देने के लिए। ग्रामोदय से भारत उदय, तो इसका लॉन्च कब किया गया था?
से 24 अप्रैल 2016 को देश में सही विकास के लिए गाँवों का विकास करने पर बल दिया गया था इस योजना में। अब चलिए नेक्स्ट आज का आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग जारी की है। भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग एज इट इज सेम रही है, 4th रही है। कल ही यह रैंकिंग आई है दोस्तों, ठीक है। चलिए चौथा स्थान भारत का रहा है। भारत सैन्य शक्ति के मामले में चौथे स्थान पर है, जिसका पावर इंडेक्स में कितना स्कोर रहा है? 0.1184 रहा है। यह रैंकिंग भारत की बढ़ती सैन्य क्षमताओं, आधुनिक हथियारों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति को दिखाती है। भारत का आर्मी बजट और डिफेंस सिस्टम में लगातार किए जा रहे सुधार ने भारत को इसे टॉप 5 में बनाए रखने में मदद की है। चलिए पहले स्थान पर कौन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में? तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरा स्थान पर चीन है और चौथा स्थान पर अपना देश प्यारा भारत है, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब बात हो रही है यहाँ पर रैंकिंग की। तो अभी हाल फिलहाल में जो पिछले कुछ दिनों जो रैंकिंग आई है विभिन्न इंडेक्स में, उसके बारे में हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए पहला देखते हैं, वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2024। इसमें भारत की रैंकिंग जो है 134वीं रही है 193 देशों में। पहला स्थान पर स्विट्जरलैंड 0.967 अंक के साथ रहा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 7वां रैंक रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक यानी बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2024 जो कि अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया है, भारत का स्थान 42वां रहा है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024, यह जो है वित्त के मामले में भारत का रैंक 29वां है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक तो हमने बताया था कि 134वें स्थान पर है भारत, ठीक है। लैंगिक असमानता सूचकांक 193 देशों में भारत का स्थान 108वां स्थान था, पहले स्थान पर आइसलैंड है। भविष्य संभावना सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 35वां रैंक है विश्व में। चलिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 126वां है और पहले स्थान पर फिनलैंड है। दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से हम इसी समय में नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ फिर से आपके समक्ष हम प्रस्तुत होंगे। तब के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।